दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में जानने की हमें उत्सुकता रहती है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे हमें धूप सफेद क्यों नजर आती है, या सूर्य प्रातः और शाम के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, या फिर कहें कि हमें किसी चीज के स्वाद का पता कैसे चलता है। मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती, घाव कैसे ठीक होते हैं, ऐसा होने के पीछे क्या कारण होता है, ये हमारे मन में चलता रहता है, जिनको जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धूप सफेद क्यों नजर आती है। प्राथमिक रंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो प्रकाश के होते हैं, लाल, हरा और नीला, और दूसरे वो जो पिगमेंट्स यानी पदार्थों के होते हैं, यानी वे जिनका यूज हम पेंटिंग आदि में करते हैं। ये है लाल, नीला और पीला। इन दोनों में मोटे तौर पर फर्क गुणों का है, एक में जुड़ने का गुण होता है तो दूसरे में घटने का। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं वे एडिटिव यानी योगात्मक रंग कहलाते हैं, और पिगमेंट्स के रंग सब्सट्रैक्टिव यानी व्याकलात्मक रंग कहलाते हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लें। पिगमेंट्स यानी पदार्थ के रूप में मौजूद रंगों की खास बात ये होती है कि वे लाइट पड़ने पर सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है और सिर्फ उसी रंग को परावर्तित करती है जिस रंग की होती है। जैसे कि आसमान सिर्फ नीले रंग को परावर्तित करता है और इसलिए वो नीला दिखाई पड़ता है। साफ है कि पदार्थ के रंगों की प्रवृत्ति ये होती है कि वो वस्तु के रंग को छोड़कर बाकी रंगों को हटा देता है, इसलिए वे कहलाते हैं सब्सट्रैक्टिव यानी व्याकलात्मक रंग। दूसरी ओर प्रकाश के रंगों की प्रवृत्ति दूसरे तरह की होती है। इसकी खासियत ये है कि वो जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है। लाल रंग का प्रकाश है तो लाल रंग का है, अगर हरा है तो हरा है। लेकिन अगर कोई दो रंग एक साथ आ जाएं तो वो घुल मिल जाते हैं। जैसे लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाएं तो दिखेगा पीला, यानी प्रकाश के रंगों में जुड़ने का गुण होता है, इसलिए वे एडिटिव या योगात्मक रंग कहलाते हैं। आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखाई पड़ती है, लेकिन वो होती है सारे प्राथमिक रंगों का मिश्रण। ये है एडिटिव होने की खासियत। लेकिन अगर आप पदार्थों वाले प्राथमिक रंग मिलाकर सफेद रंग बना लें तो ये संभव नहीं है। नंबर 2, सूर्य प्रातः और शाम के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वो रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और ये रोशनी टकरा कर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग फैलता है तो वो आसमान का रंग लगता है। दिन में सूरज ऊपर होता है। वायुमंडल का निचला हिस्सा ज्यादा सघन है। आप दूर क्षितिज में देखें तो वो पीलापन लिए होता है, कई बार लाल भी होता है। सुबह और शाम के समय सूर्य नीचे यानी क्षितिज में होता है, तब रोशनी अपेक्षाकृत वातावरण की निचली सतह से होकर हम तक पहुंचती है। माध्यम ज्यादा सघन होने के कारण वर्ण क्रम की लाल तरंगे भी बिखरती हैं, इसलिए आसमान अरुणिमा लिए नजर आता है। कई बार आंधी आने पर आसमान पीला भी होता है। आसमान का रंग तो काला होता है। रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती वो हमें काला नजर आता है। हमें अपना सूरज भी पीले रंग का लगता है। जब आप स्पेस में जाएं जहां हवा नहीं है वहां आसमान काला और सूरज सफेद नजर आता है। नंबर 3, हमें किसी चीज के स्वाद का पता कैसे चलता है। जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के अंदर स्थित है। ये पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। ये मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी है। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है, जिसमें है मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ के आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव करता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र
तक पहुंचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा मस्तिष्क में स्वाद का ज्ञान कराता है। नंबर 4, मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है, वो इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वो बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वो आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वो रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वो जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच ये है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। नंबर 5, घाव कैसे ठीक होते हैं? घाव का भरना या जख्म की मरम्मत एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा त्वचा चोट लगने के बाद खुद की मरम्मत करती है। सामान्य त्वचा में ऊपर कला यानी सबसे बाहरी परत और अंतर कला यानी भीतरी परत एक स्थिर दशा के संतुलन में रहती है और बाहरी वातावरण के विरुद्ध एक रक्षात्मक अवरोध बनाए रखती है। रक्षात्मक अवरोध के टूटते ही घाव भरने की सामान्य प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। जख्म की मरम्मत का आदर्श प्रतिमान 3 या 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है खून के बहने को रोकना, दूसरा शोध, तीसरा है प्रफलन और चौथा है पूर्ण निर्माण। त्वचा पर चोट लगने पर जख्म की मरम्मत के लिए बारीकी से संचालित प्रपात के रूप में एक जटिल जैव रासायनिक घटनाक्रम होता है। चोट लगने के बाद मिनटों में ही थक्का कोशिकाएं जख्म के स्थान पर जमा होकर एक फाइब्रिन थक्के का निर्माण करते हैं। ये थक्का सक्रिय रक्त स्राव को रोकने का काम करता है। शोधकारी अवस्था में जीवाणुओं और अवशेषों का भक्षक कोशिकाओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है तथा ऐसे कारक मुक्त होते हैं जो प्रफलन अवस्था में लगी कोशिकाओं का प्रवास और विभाजन करवाते हैं। प्रफलन अवस्था में रक्त वाहिका का निर्माण, कोलेजन भंडारण, कण अंकुरन उत्तकों का निर्माण, उपत्वचीकरण और घाव का संकुचन होता है। रक्त वाहिका निर्माण में वाहिकीय अंतरकलीय कोशिकाओं द्वारा नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। तंतु विकसन और कण अंकुरन ऊतक के निर्माण में तंतु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और कोलेजन तथा फाइब्रोनेक्टिव का स्त्राव करके नई कार्यकारी बाहरी कोशिकीय धात्री का निर्माण करती है। साथ ही त्वचा का पूर्ण उपत्वचीकरण होता है, जिसमें ऊपर त्वचीय कोशिकाएं प्रफलित होती हैं और घाव के लिए ऊपर रेंग करने ऊतक के लिए आवरण उपलब्ध करती हैं। संकुचन में घाव को पेशी तंतु कोशिकाओं की क्रिया द्वारा आकार में और छोटा किया जाता है, जो घाव के सिरों पर एक पकड़ पैदा करती है तथा चिकनी पेशी कोशिकाओं के जैसी एक प्रक्रिया का प्रयोग करके स्वयं को संकुचित करती है। जब इन कोशिकाओं की भूमिका पूरी होती है तब अनावश्यक कोशिकाओं की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। परिपक्वन और पूर्ण निर्माण अवस्था में कोलेजन तनाव रेखाओं के साथ साथ पूर्ण निर्मित और पूर्ण व्यवस्थित होता है और जिन कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती उन्हें ऑटोमेटिकली कोशिका मृत्यु द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया न केवल जटिल बल्कि नाजुक भी होती है और इसके विचलित होने या असफल होने की संभावना होती है, जिससे लंबा नासूर जख्म बन सकता है। इसमें मदद करने वाले मामलों में डायबिटीज, शीरा या धमनी रोग, बुढ़ापा और संक्रमण शामिल है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आपको कैसे लगे जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।